नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपको दोस्त प्रियांक और आज हम आपको 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक हर बजट में मिलने वाली सबसे बढ़िया गाड़ियां कौन सी है ये बताएंगे। दोस्तों, हम ये बायर्स गाइड आपके घर पे भेजना चाहते थे, लेकिन अधिकतर दर्शकों ने गूगल फॉर्म पे नाम और पता दर्ज करने के बजाय वीडियो के नीचे कमेंट्स में अधूरा पता लिख दिया, जिस पर यह बायर्स गाइड भेजना मुमकिन नहीं है। इसलिए आज 5 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में हम उसका वीडियो बनाकर आपके लिए पेश कर रहे हैं। गाड़ियाँ चुनते वक्त ऐसा माना गया है कि ग्राहक के परिवार में 5 सदस्य हैं और वह गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है। जी हाँ, गाड़ियों के शौकीन पिकअप और पकड़ नियंत्रण पर टिकाऊपन और सर्विस से ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम होती है। अधिकतर ग्राहक यानी कि 90% से ज़्यादा ग्राहक गाड़ियों के शौकीन नहीं होते। वो तो बस सालों साल कम से कम बिगाड़ आने वाली गाड़ी चाहते हैं, अच्छी सर्विस चाहते हैं, बढ़िया रीसेल वैल्यू चाहते हैं, अच्छी अंदरूनी जगह और कंफर्ट चाहते हैं, उच्च दर्जे के इंटीरियर चाहते हैं, बढ़िया माइलेज चाहते हैं, आजकल सेफ्टी भी चाहते हैं और कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर चाहते हैं। उनके लिए हमने ये बायर्स गाइड बनाया है। तो पेश है कार कंपेयर्स का माँ कसम सच्चा इंडियन कार बायर्स गाइड 2019 वीडियो। हमारे नए वीडियोस का आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं 5 लाख से नीचे वाली गाड़ियों के बारे में। अगर आपका बजट 5 लाख से कम है तो हम आपको ये सिफारिश करेंगे कि नई गाड़ी खरीदने के बजाय एक अच्छी सेकंड हैंड गाड़ी ले लीजिए। इसकी वजह ये कि एक परिपूर्ण गाड़ी वही होती है जिसमें 5 यात्री फैल कर बैठ पाए इतनी अंदरूनी जगह होनी चाहिए। सामान रखने के लिए कम से कम 350 लीटर का बूट स्पेस होनी चाहिए। सिटी और हाईवे दोनों पे पर्याप्त पिकअप चाहिए तो 1200 सीसी से बड़ा इंजन होना चाहिए। अच्छे पकड़ और संतुलन के लिए 170 mm से चौड़े टायर्स और 14 इंच के पहिए होने ही चाहिए। और फीचर्स के मामले में एसी, पावर स्टीयरिंग, रिमोट वाला सेंट्रल लॉकिंग, 4 पावर विंडोज, एक अच्छी म्यूजिक सिस्टम और सबसे जरूरी ABS और 2 एयरबैग्स और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स। 5 लाख से सस्ती नई गाड़ियों में यह सब नहीं मिलता, लेकिन 3 लाख से सस्ती सेकंड हैंड गाड़ियों में इससे ज़्यादा कई आसानी से और अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। ऊपर से आज फर्स्ट चॉइस और ट्रू वैल्यू जैसे डीलरशिप्स पे सेकंड हैंड गाड़ियों पे भी 1 साल की वारंटी, 2 फ्री सर्विसिंग और कार लोन की सुविधा उपलब्ध है। ऐसी सुविधाओं की वजह से अमेरिका और यूरोप जैसे मार्केट में यूज गाड़ियां नई गाड़ियों से 4-5 गुना ज़्यादा संख्या में बिकती है। बात करते हैं 5 से 7 लाख तक के गाड़ियों की। अगर आपका बजट 5 लाख के ऊपर है फिर आपको सारी मूलभूत ज़रूरतें पूरे करने वाली ब्रांड न्यू गाड़ी मिल सकती है। इस बजट में मिलने वाली सबसे बढ़िया मैनुअल गाड़ी है वैगनआर, लेकिन सिर्फ 1200 सीसी इंजन वाली, 1000 सीसी वाली नहीं। वैगनआर के 2 तगड़े प्रतिस्पर्धी मार्केट में मौजूद है। पहली है टियागो और दूसरी सेंट्रो। टियागो एक महत्वपूर्ण पहलू में वैगनआर से साफ साफ बेहतर है, जो है पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट। जिस कुशलता से टियागो गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को सोख लेती है और मोड़ों पे बेहतरीन संतुलन दर्शाती है, उससे लगता है कि मारुति और हुंडई को शायद सस्पेंशन ट्यूनिंग करना नहीं आता। लेकिन इस इकलौते पहलू के अलावा बाकी हर एक पहलू में वैगनआर उससे बेहतर है। वैगनआर का पिकअप टियागो से साफ साफ बेहतर है क्योंकि वह टियागो से 200 किलो हल्की गाड़ी है। वैगनआर का माइलेज टियागो से 2 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर है। उसका 4 सिलेंडर इंजन टियागो के 3 सिलेंडर से कई ज़्यादा स्मूथ है। वैगनआर का सीट बेस ऊंचा है, इस वजह से वह टियागो से ज़्यादा आरामदायक गाड़ी है। वैगनआर के बूट स्पेस टियागो से लगभग 1.5 गुना है और टिकाऊपन और सर्विस में दोनों उत्पादकों में जमीन आसमान का फर्क है। रही बात सेफ्टी की, तो फिलहाल ये दोनों भी गाड़ियाँ क्रैश टेस्ट नहीं हुई है। दोनों गाड़ियाँ आने वाले BNV SAP क्रैश नॉर्म्स पास करती है क्योंकि उनको ये कंपलसरी ही है। और गाड़ी का वजन भारी है, यह देखकर सेफ्टी चिल्लाने वाले लोगों जितने बेवकूफ़ ना आप है और ना ही हम। रही बात सेंट्रो की, तो इंटीरियर प्लास्टिक की गुणवत्ता के अलावा वह हर एक पहलू में वैगनआर से 4 कदम पीछे है। फिर चाहे वो पिकअप हो या माइलेज, अंदरूनी जगह हो या बूट स्पेस, पकड़ हो या सस्पेंशन कंफर्ट और मेंटेनेंस हो या रीसेल वैल्यू। लेकिन इस बजट में वैगनआर 1.2 VXI से भी बढ़िया एक पर्याय उपलब्ध है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बात करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, इस बजट में वैगनआर 1.2 VXI से भी बढ़िया विकल्प है उसी का AMT मॉडल, जो मैनुअल मॉडल से 50,000 रुपये महंगा जरूर है, लेकिन आपको हर रोज की क्लच गियरबॉक्स रगड़ने की झंझट से छुटकारा दिला देता है। अगर आप शहरी ट्रैफिक में रोज अपने 2 घंटे बिताते हैं तो 500 रुपये ज़्यादा EMI देकर ये AMT की सुविधा आपने अपने लिए लेना समझदारी है। टियागो और सेंट्रो में भी AMT मॉडल्स उपलब्ध है, लेकिन टियागो का AMT वैगनआर जितना स्मूथ नहीं है और ना ही वैगनआर जितना किफ़ायती।
बाकी पहलू में कौन सी गाड़ी बेहतर है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सेंट्रो का AMT वैगनर जितना स्मूथ तो है, लेकिन उसका इंजन वैगनर से 15 HP कमजोर है इस वजह से, और वजन वैगनर से 100 किलो भारी भी है। इसी वजह से वैगनर जितनी तेज नहीं है, और ऊपर माइलेज भी वैगनर से 2 किलोमीटर प्रति लीटर कम है। अगर आपका बजट 7 लाख है तो फिर जाकर आपको वैगनर AMT से भी बेहतर गाड़ी मिल सकती है, जो है इग्निस जेटा AMT। उसका ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, बड़े पहिए, चौड़े टायर्स और लंबा ट्रैक और व्हील बेस यानी कि पहियों के बीच वैगनर से ज़्यादा अंतर होने की वजह से इग्निस की पकड़, तेज रफ्तार पे उसका संतुलन और खुरदरे रास्तों को लांघने की क्षमता वैगनर से सबसे बेहतर है, और बाकी सारे पहलू में वह वैगनर के समान है। तो कुल मिलाकर वह वैगनर से बेहतर पर्याय है। अब हम बात करते हैं 7 से 8 लाख वाली मैनुअल गाड़ियों के बारे में। अगर आप 7 लाख के ऊपर मैनुअल गाड़ी ढूंढ रहे हो तो फिर वैगनर की तरफ देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 6,90,000 से आपको बलेनो मिल सकती है। माना कि बलेनो में वही K12 इंजन मिलता है जो उससे सस्ती वैगनर में मिलता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको वैगनर से बेहतर मिलती है, जैसे अंदरूनी जगह, खासकर पिछली सीट पे, जहाँ बलेनो में 3 यात्री फैलकर बैठ सकते हैं, मगर वैगनर में उन्हें सिकुड़ कर बैठना पड़ता है। दूसरा फायदा है बलेनो के बड़े पहिए, चौड़े टायर्स, लंबा व्हील बेस, चौड़ा ट्रैक और ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, जो उसे वैगनर से बेहतर पकड़ और संतुलन देता है। अब बात करते हैं बलेनो के 2 मुख्य प्रतिस्पर्धियों के बारे में, जो है एलीट i20, ग्रैंड i10, स्विफ्ट और डिजायर। ग्रैंड i10 के 2 दोष है। एक तो वह बलेनो से एक श्रेणी नीचे होने के बावजूद बलेनो से थोड़ी सी महंगी है और 2-4 फीचर्स कम देती है। दूसरा दोष है कि उसका यात्री कक्ष और बूट स्पेस दोनों बलेनो से काफी छोटी है। ऊपर से पिकअप और माइलेज दोनों बलेनो से कम है। मूल्यमापन के हिसाब से बलेनो उससे कई गुना बेहतर पर्याय है। एलिट का प्रॉब्लम अलग ही है। एलिट जितनी भारी गाड़ी के हिसाब से उसका 1200 सीसी पेट्रोल इंजन बहुत ही कमजोर है। इस वजह से वह पिकअप लेते वक्त बुरी तरह से रो देती है। ट्रैफिक में तो क्लच गियर रगड़ रगड़ के चालक परेशान हो जाता है। ऊपर से उसका पिछला सीट भी बलेनो से छोटा है और मोड़ों पर चलाने के लिए वह बिल्कुल भी अच्छी गाड़ी नहीं है। उसका स्टीयरिंग बिल्कुल भी 4 व्हील इफेक्ट नहीं देता और वह काफ़ी कम रफ्तार पे अंडरस्टीयर करने लगती है, यानी कि फिसलने लगती है। खुद मारुति की स्विफ्ट और डिजायर से तुलना की जाए तो वह दोनों गाड़ियाँ बलेनो से आधी श्रेणी नीचे के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। स्विफ्ट और डिजायर दोनों का व्हील बेस बलेनो से 50 mm कम है, ट्रैक भी 20 mm कम है, पहिए 1 इंच छोटे हैं, टायर्स 10 mm पतले हैं, जिसके कारण स्विफ्ट और डिजायर की अंदरूनी जगह और पकड़ संतुलन दोनों बलेनो से बदतर है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। स्विफ्ट और डिजायर दोनों बलेनो से समान फीचर वाले वेरिएंट उससे महंगे बेच रहे हैं। इस वजह से वह दोनों गाड़ियाँ बलेनो से थोड़ी सी बदतर है। बात करते हैं 7 से 8 लाख ऑटोमेटिक गाड़ियों के बारे में। जब ऑटोमेटिक्स की बात आती है तो मामला पलट जाता है। बलेनो में मारुति ने CVT प्रकार का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया है, जो सिर्फ शहरी ट्रैफिक में अच्छा है। हाईवे पर उसमें रबर बैंड इफेक्ट की बड़ी समस्या है। रबर बैंड इफेक्ट की समस्या ऐसी होती है कि जब आप हाईवे पे किसी ट्रक या बस को ओवरटेक करने के लिए एक्सीलरेटर दबाते हो तो बलेनो में सिर्फ इंजन का RPM बढ़ जाता है, गाड़ी की बहुत धीमी से बढ़ती है। एन मौके पे ये दोष काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है दोस्तों। मारुति ने डिजायर और स्विफ्ट में AMT गियरबॉक्स दिया है, जो ओवरटेकिंग के वक्त बढ़िया पिकअप देता है, लेकिन उसकी समस्या कुछ और है। नौसिखिए चालकों के लिए AMT प्रकार का ऑटोमेटिक काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारी AMT गाड़ियों का दरअसल हिल होल्ड फीचर की ज़रूरत है, जो फिलहाल उनके उत्पादक नहीं दे रहे। तीव्र ढलान पर वाले पार्किंग में, फ्लाईओवर पे, पहाड़ी इलाकों में ये AMT वाली गाड़ियाँ पीछे खिसकती है। उनको हाफ क्लच भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें कोई क्लच पेडल ही नहीं रहता। उनमें चालक को कुशलता से हैंड ब्रेक छोड़ते हुए पिकअप लेना पड़ता है। ये नौसिखिए चालक नहीं कर पाते और कई बार पीछे गाड़ियाँ होके उनको ठोक देते हैं, और गाड़ी की वजह स्कूटर या मोटरसाइकिल होगी तो क्या होगा ये सोचिए। इस मूल्यमापन पारंपरिक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक वाली गाड़ियाँ सबसे बढ़िया होती है। ग्रैंड i10 सबसे सस्ती टॉर्क कन्वर्टर वाली गाड़ी है। ग्रैंड i10 ऑटोमेटिक जो 7.5 लाख में ऑन रोड मिलती है। तो याद रखना, अगर आप अपनी बहू, बीवी या बेटी को सीखने में आसान ऑटोमेटिक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो AMT के चक्कर में ना पड़े। बात करते हैं 8 से 9 लाख मैनुअल गाड़ी की। 8 लाख के ऊपर की मैनुअल गाड़ियों में पेट्रोल इंजन की वजह डीजल इंजन वाली गाड़ियों का कई गुना बेहतर विकल्प है। 8 लाख से आपको 1500 सीसी के दमदार डीजल इंजन मिलने लगते हैं। इनके पिकअप का सबूत चाहिए तो बस इतना गूगल कीजिए कि फिगो डीजल ने पोलो GT और पुंटो अबार जैसे जानी मानी हॉट हैचबैक्स को कैसे हराया था।
अगर 15 लाख के नीचे मिलने वाली सबसे शक्तिशाली पेट्रोल गाड़ियों को उसने हरा दिया तो बची हुई पेट्रोल गाड़ियां उसका क्या उखाड़ लेगी। मगर यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। पिकअप देख के सिर्फ शौकीन खुश हो जाएंगे ऐसी बात भी नहीं है। पहली बात तो ये 1500 सीसी वाले डीजल इंजन 200 न्यूटन मीटर से ज्यादा टॉर्क दे रहे हैं, जो इस श्रेणी के 1200 सीसी पेट्रोल इंजन से दुगना है। दूसरी बात, डीजल इंजन 1500 सीसी आरपीएम से इतना टॉर्क दे रहे हैं और पेट्रोल इंजन 4000 आरपीएम पे। अब एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप ज्यादातर किस आरपीएम पे गाड़ी चलाते हो, 1500 से 4000 या 4000 से 6000। इसका मतलब 2000 आरपीएम पे, जो असल में काम का आरपीएम होता है, वहाँ पे पेट्रोल गाड़ियाँ डीजल गाड़ियों से सिर्फ 20-30% टॉर्क देती है। अब 8 लाख के थोड़ी सी ऊपर दमदार डीजल वाली 4 गाड़ियाँ उपलब्ध है। वो है एस्पायर, एमयू, पोलो और फ्रीस्टाइल। इन चारों का पिकअप, कीमत, फीचर्स, अंदरूनी जगह, माइलेज सभी लगभग एक समान ही है। मगर हमारे देश की टूटी फूटी सड़कों के लिए चारों में से एक गाड़ी बढ़िया उचित मानी जाती है, वह है फोर्ड फ्रीस्टाइल। उसका ग्राउंड क्लियरेंस चारों में सबसे ऊंचा है, पहिए सबसे बड़े हैं और टायर सबसे चौड़े। इस वजह से वह इस कीमत की सबसे परिपूर्ण मैनुअल गाड़ी है। नई फिगो के सिर्फ टॉप एंड ब्लू मॉडल में बड़े पहिए और चौड़े टायर्स उपलब्ध है, जो फ्रीस्टाइल जितना ही बड़ा पर्याय है। अब हम बात करते हैं 8 से 9 लाख रुपए में मिलने वाले ऑटोमेटिक गाड़ियों की। अगर आपका बजट 8 लाख से 9 लाख है तो आप ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक्सेंट या डिजायर में से एक गाड़ी सबसे बढ़िया साबित हो सकती है। कैसे? क्योंकि अगर आप नौसिखिया चालक है तो टॉर्क काउंटर गियरबॉक्स वाली सिर्फ एक ऑटोमेटिक गाड़ी इस कीमत में मिलती है, जो है Hyundai की एक्सेंट ऑटो। दूसरी ओर कुछ ग्राहक होते हैं जो कई साल में मैनुअल गाड़ी चलाने के बाद अब ऑटोमेटिक की सुविधा का आराम अपनाना चाहते हैं। ये लोग ढलान पर गाड़ी को नियंत्रण में रख सकते हैं। उनके लिए एक्सेंट जैसी टॉर्क काउंटर वाली गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस कीमत की AMT और CVT गाड़ियों के मुकाबले एक्सेंट का पिकअप 4-5 किलोमीटर प्रति लीटर कम है। पिकअप सबसे कमजोर है और टॉर्क काउंटर के मेंटेनेंस का खर्च भी सबसे महंगा पड़ता है। तो इस कीमत में बचती है CVT वाली बलेनो और अमेज या AMT वाली टिगोर या डिजायर। CVT वाली दोनों गाड़ियाँ शहरी ट्रैफिक में AMT वालों से काफ़ी स्मूथ है, लेकिन रबर बैंड इफेक्ट की समस्या के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हाईवे पर ये वाकई में जानलेवा साबित हो सकती है। ऊपर से अमेज में एक और समस्या है कि होंडा ने उसका सस्पेंशन इतना नरम बना दिया है कि वह स्पीड ब्रेकर्स और कच्चे रास्तों पर बार बार नीचे से घिसती रहती है। अब अधूरा ज्ञान वाले दर्शक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे, कैसे अमेज का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है और उसके प्रतिस्पर्धियों से ज़्यादा है, लेकिन वह अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस है। जिन गाड़ियों का सस्पेंशन ज़्यादा नरम होता है उनमें सामान और यात्री बैठने के बाद ग्राउंड क्लियरेंस 100 mm तक धंस जाता है। अमेज में बिल्कुल यही समस्या मौजूद है। अब रही बात AMTs की, तो टिगोर में 2 बढ़िया फायदे हैं। पहला ये कि वह 8 लाख रुपए ऑन रोड में समान कीमत वाली डिजायर से 10 अच्छे फीचर्स ज़्यादा देती है। दूसरा ये कि जिस कुशलता से वह गड्ढे, स्पीड ब्रेकर्स, खुरदुरी सड़कें और ग्रामीण रास्ते लांघती है, वह डिजायर 7 जन्म में भी नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर उसके जो नुकसान है वह फायदों से कई ज़्यादा है। एक तो टाटा उसका AMT ट्यूनिंग सुजुकी जितना अच्छा नहीं कर पाया है। इस वजह से डिजायर AMT उससे काफ़ी स्मूथ लगती है और गियर बदलने में भी टिगोर से तेज लगती है। इसमें डिजायर को उसके हल्के वजन का फायदा मिलता है, उसका इंजन ज़्यादा रिलैक्स चलता है और AMT को टिगोर जितने बार बार गियर बदलने नहीं पड़ते। इसके अलावा डिजायर का माइलेज टिगोर से लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति लीटर कम है। उसका 4 सिलेंडर इंजन टिगोर से 3 सिलेंडर से ज़्यादा स्मूथ है। मारुति का टिकॉपन और सर्विस टाटा मोटर्स से बेहतर है और इसका नतीजा डिजायर की रीसेल टिगोर से 2 लाख रुपए बेहतर मिलेगी। मतलब टॉप एंड डिजायर भी लंबी दौड़ में टिगोर से सस्ती पड़ेगी और इस वजह से वह कुल मिलाकर टिगोर से बेहतर गाड़ी है। बात करते हैं 10 से 12 लाख रुपए में मिलने वाली गाड़ियों की। अगर आपका बजट 10 लाख के ऊपर है तो आज के दौर में मैनुअल गाड़ी लेने की कोई भी लॉजिकल फायदा नहीं बचा। 10 लाख के नीचे हम मानते हैं कि एक आज भी कोई ऑटोमेटिक SUV नहीं मिल रही, अत्याधुनिक ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक वाली कोई गाड़ी नहीं मिल रही इत्यादि। लेकिन 10 लाख के ऊपर आज जितनी लाजवाब और परिपूर्ण ऑटोमेटिक गाड़ियाँ मिल रही है कि मैनुअल गाड़ी लाने वाले सिर्फ किसी गलतफहमी की वजह से ऐसी लाजवाब ऑटोमेटिक पर्याय ठुकरा रहे हैं। अधिकतर ग्राहक आज भी ऐसा सोचते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी का माइलेज मैनुअल गाड़ी से कम होता है, लेकिन असल में आज के 6-7 गियर वाले अत्याधुनिक ऑटोमेटिक्स इतने बढ़िया माइलेज देते हैं
कि एक्सपर्ट से एक्सपर्ट चालक भी मैनुअल गाड़ी से इतना माइलेज निचोड़ नहीं पाते। इसी तरह इन आधुनिक ऑटोमेटिक्स का पिकअप और स्मूथनेस भी इतना तेज हो गया है कि आज रेसिंग ड्राइवर भी इन्हें मैनुअल गाड़ी में हरा नहीं पाते। बची एक बात, तो वो है मेंटेनेंस, जो मैनुअल से महंगा तो रहता ही है, लेकिन हजारों बार क्लच गियरबॉक्स रगड़ने से आपको बचने के लिए कुछ तो पैसा देना पड़ेगा ना। इसके अलावा कुछ ग्राहक होते हैं जो अपनी मर्जी से गियर ना बदल पाने की वजह देते हैं, लेकिन वह भी गलत है, क्योंकि इन ऑटोमेटिक्स में अब टिपट्रॉनिक मोड मौजूद है, जिसमें आप जब चाहे तब गियर बदल सकते हैं। अब इस कीमत में नेक्सॉन और ब्रेजा के ऑटोमेटिक मॉडल्स भी उपलब्ध है, लेकिन वो है AMT, जिनमें हिल होल्ड की सुविधा नहीं मिलती, जो पोलो TSI में मिलती है। ऊपर से वो पोलो के DSG ट्रांसमिशन जितनी स्मूथ गियर नहीं बदलती। लेकिन DSG के अलावा भी पोलो में और भी खूबियां हैं, जैसे कि उसका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो अच्छा खासा टॉर्क देता है, और उसका ARI माइलेज भी 17 किलोमीटर प्रति लीटर के ऊपर है। इसके अलावा पोलो का पकड़ और संतुलन भी बेहद श्रेष्ठ है। तेज रफ्तार पे भी वह ऐसा बेहतरीन संतुलन दर्शाती है कि 1 मिनट में पता चल जाता है कि यह जर्मनी के ऑटोबान्स के विकसित की हुई गाड़ी है। पोलो खरीदने में बस एक खतरा है कि शुरुआत में उसके DSG गियरबॉक्स में काफ़ी बिगाड़ पाए गए थे। अगर सर्विस सेंटर्स पे कारागिर प्रशिक्षित ना हो तो DSG का रिपेयर्स में बड़ा खर्चा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद गई गुजरी 4 स्पीड गियरबॉक्स वाली सियाज ऑटोमेटिक या रबर बैंड इफेक्ट वाली जैज CVT जैसे बकवास गियरबॉक्स से बचने के लिए पोलो जितनी अच्छा दूसरा कोई पर्याय नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 13 से 15 लाख रुपए की गाड़ियों की। तो अगर पोलो GT के 90% तक पिकअप, लेकिन कई गुना बेहतर टिकाऊपन, अच्छी सर्विस, बेहतर अंदरूनी जगह, 1.5 गुना बूट स्पेस, अच्छा सस्पेंशन कंफर्ट और वेंटिलेटेड सीट जैसे कमाल के फीचर्स चाहते हो तो नई वरना जैसी कोई गाड़ी नहीं। इस कीमत में उसकी सबसे कट्टर दुश्मन है होंडा की सिटी और ह्युंडई की खुद की क्रेटा। सिटी की एक बात माननी पड़ेगी कि उसका मशहूर आईवीटेक इंजन वरना के इंजन से बेहतर है। वह मक्खन जैसा स्मूथ है और जिस तेजी से रेस पकड़ता है वैसे वरना का नहीं पकड़ पाता। लेकिन वरना का 6 स्पीड टॉर्क कंट्रोल गियरबॉक्स सिटी के CVT से अच्छा है। CVT की रबर बैंड इफेक्ट की समस्या सिटी में जैज और अमेज से काफ़ी कम है, क्योंकि जैज और अमेज में इंजन ही बहुत कमज़ोर है और छोटा पड़ता है, जिससे CVT का रबर बैंड इफेक्ट बहुत बढ़ता है। मगर होंडा चाहे कुछ भी कर ले, वह हाईवे पर ओवरटेकिंग करते वक्त काम नहीं आता। इसके विपरीत वरना का में बहुत आधुनिक 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो माइलेज भी अच्छा देता है, स्मूथ भी है और ओवरटेकिंग करते वक्त झट से एक गियर नीचे जाकर तेज पिकअप लेता है। रही बात क्रेटा की, तो वह पुरानी वरना के प्लेटफॉर्म पर बनी है, मगर नई और पुरानी वरना में जमीन आसमान का फर्क है। नई वरना हर एक पहलू में पुरानी वरना से बेहतर है और क्रेटा से भी। क्रेटा का सबसे बड़ा दोष है उसका घटिया पकड़ और नियंत्रण। उसका चेसिस सस्पेंशन ऐसा ढीला डाला है कि तेज रफ्तार पे गड्ढों में वह लहराने लगती है और अपना संतुलन खोने लगती है। मोड़ों पे भी वह काफी कम रफ्तार पे अंडरस्टीयर करने लगती है, यानी कि फिसलने लगती है। ऊपर से उसका हल्का स्टीयरिंग रफ्तार बढ़ने पर भी हल्का ही रह जाता है और चालक को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। इन दोनों कमियों में ह्युंडई ने नई वरना में काफी सुधारणा की हुई है और इस वजह से वह इस कीमत में क्रेटा से साफ साफ बेहतर पर्याय है। रही बात बाकी गाड़ियों की, तो सियाज में सदियों पुराना 4 स्पीड ट्रांसमिशन लगा हुआ है और वही अर्टिगा में भी। वेंटो और रैपिड DSG ऑटोमेटिक वरना से बेहतर है, लेकिन बाकी सारे पहलू में पोलो की तरह वह वरना से बदतर है। यारिस में CVT गियरबॉक्स है, जिसमें सिटी की तरह रबर बैंड इफेक्ट की समस्या है और वही BRV में भी है। डस्टर डीजल में AMT गियरबॉक्स है, जो ना स्मूथ है और ना ही उसमें हिल होल्ड है। इन सारे के अलावा आधुनिक टॉर्क कन्वर्टर वाली सिर्फ एक गाड़ी बचती है, जो है फोर्ड इकोस्पोर्ट, लेकिन वह सब 4 मीटर गाड़ी होने के कारण उसमें अंदरूनी जगह वरना से काफ़ी कम मिलती है और कंफर्ट भी वरना जितना नहीं मिलता। इंटरेस्ट की गुणवत्ता में, टिकोपन और सर्विस में, बूट स्पेस में, फीचर्स में, पिकअप में, माइलेज में, लगभग सभी पहलू में इकोस्पोर्ट वरना से बदतर है, सिवाय ग्राउंड क्लियरेंस के। लेकिन इकलौते ग्राउंड क्लियरेंस के बलबूते पर उसे वरना से बेहतर गाड़ी नहीं साबित किया जा सकता। तो दोस्तों, यह रही हमारी छोटी सी प्यारी सी बायर्स गाइड। अगर आपको 15 लाख के ऊपर की गाड़ियों के ऐसे बायर्स गाइड देखने में दिलचस्पी है तो अपने कमेंट्स द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।